हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज हम लेके आए हैं आपको एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री सब्जेक्टिव पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2। कुछ 15 से 16 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर कवर कर लिए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़े से हाई लेवल के हैं, जिनसे आपकी रैंक डिफरेंशिएट करेगी। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, जो भिवानी बोर्ड में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के बैक साइड के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उनको आप लगा लें अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर उन्हीं में से आना है, वो इजी रहेंगे। उसके बाद ये वीडियो हम डाल रहे हैं जो कि एचपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये वीडियो तभी आपको करने का फायदा जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा चुके हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। तो आपको उसके बाद ये प्रैक्टिस करने ताकि आपकी रैंक को डिफरेंशिएट किया जा सके, क्योंकि 80% पेपर तो वहां से आना, 20% यानी 2-3 क्वेश्चन जो आने हैं वो इन्हीं में से आने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइम को खराब किए बिना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले क्वेश्चन के अंदर है हमारा, देखो ब्रैग्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। एंगल दिया गया है इतना है और वेवलेंथ दी गई इतनी। तो आपको ब्रैग्स लॉ की डेरिवेशन भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। आपको इसकी इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो ब्रैग्स लॉ पूछा गया है तो आपको क्या लिखना? सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट। क्या क्या आपको दिया गया है? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दिया गया है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दिया, यानी कि n इज इक्वल टू 1। वेवलेंथ कितनी दी गई है वो वेवलेंथ लिख दोगे आप। एंगल कितना दिया गया वो एंगल लिख दोगे आप। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आप लिखोगे गिवन दैट, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन होती है जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, ये है, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप d की वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर में आने के लिए, ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन और ये वाला न्यूमेरिकल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स में से। क्वेश्चन है कि गिब्स डूम इक्वेशन का यूज करके आपको पार्शियल मोलर एंट्रोपी और पार्शियल मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। अब आपका नहीं, ये टॉपिक एज इट इज ऐसे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट थर्मोडायनेमिक्स मेंशन है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकता है, जिसमें से गिब्स डूम इक्वेशन तो आपको करनी ही करनी है कि गिब्स डूम इक्वेशन की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए? पार्शियल मोलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको। और पार्शियल, जैसे मैंने कुछ दिखाया है कि पार्शियल मोलर एंट्रोपी को इस सिंबल से दिखाया था, पार्शियल मोलर वॉल्यूम को इस सिंबल से दिखाया था, जिसकी ये वैल्यूज कैसे निकलती है। जैसे मैक्सवेल बोर्न साइकिल है ना, मैक्सवेल साइकिल है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ता है, वो भी अच्छे से आना चाहिए ताकि आपको रिलेशंस लिखनी आ सके। और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया की बुक को रेफर कर सकते हैं। सेक्टर लॉ ऑन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पार्शियल मोलर क्वांटिटी दी हुई है, उसी के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केमिकल पोटेंशियल होता क्या है, डेफिनेशन आ भी सकती है। फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन केमिकल पोटेंशियल नाम का टाइटल आपके सिलेबस में मेंशन है, तो अगर केमिकल पोटेंशियल नाम का टाइटल मेंशन है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है कि जो डिस्क्राइब करता है चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जब कोई एडिशनल अमाउंट सब्सटेंस की इंट्रोड्यूस करी जाती है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और इसके सिग्निफिकेंट इक्विलिब्रियम के अंदर, भाई इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस किया, इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा वो भी केमिकल पोटेंशियल से आप बताते हैं। फेज ट्रांजिशन किस साइड होगा उसके अंदर भी केमिकल पोटेंशियल का रोल होता है। कंसंट्रेशन और एक्टिविटी के अंदर भी केमिकल पोटेंशियल का रोल होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर भी केमिकल पोटेंशियल का रोल होता है। तो ये कुछ इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक को उठाकर। हम यहाँ पर शॉर्ट में कि क्या क्या इसके अंदर मेंशन करना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टोप फ्लो मेथड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। आपके सिलेबस में फास्ट रिएक्शन मेंशन है,
तो आपको एक ही मेथड है, स्टोक फ्लो मेथड अच्छे से आना चाहिए। इसका एक डायग्राम भी है, डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया ना, डायग्राम भी है कि दो साइड से सॉल्यूशन आता है, वो मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। जैसे दो रिएजेंट है ए और बी, उसको मिक्स किया जाता है किसी पॉइंट टी के ऊपर, फिर एक कैपिलरी टाइप से ट्यूब होती है, उसके अंदर से उसका फ्लो किया जाता है, फ्लो को स्टडी रखना होता है। मिक्सिंग से एक्स डिस्टेंस, जो जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करके उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये काइनेटिक्स होती है फास्ट रिएक्शंस की, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन, जैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया पर मैंने फिर भी मेंशन कर दी, क्योंकि फास्ट रिएक्शन क्या पता अगला क्वेश्चन ये आ जाए। लिमिटेशन क्या है, जो ड्यूरेशन ऑफ मिक्सिंग है ना वो ज्यादा है, लाइफ टाइम बहुत कम होता है रिएक्शन का, लाइफ टाइम से पहले मिक्सिंग हो नहीं पाती है, इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाना मुश्किल होता है। क्लियर। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के आपके ऊपर फोकस करने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़े हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड लेवल मान सकते हो आप, क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं। इजी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और उसमें से आप कर लोगे अच्छे से, उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाने वाली है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फोटोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड इज डिस्ट्रक्शन बाय सीएफसी सॉरी। तो आपको सबसे पहले बताना है कि ओजोन बनने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, उस ओजोन की रिएक्शंस आपको बता देनी है, ओजोन कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। डिस्ट्रक्शन का साइकिल होता है, जैसे यूवी रेडिएशन सीएफसी से टकराती है, फिर सीएफसी से क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन ऑक्सीजन को तोड़ता है, ये कुछ साइकिल दिए गए हैं। इसी तरीके से आप ओजोन O2 बन के O2 से O3 बन जाता है, ओजोन कैसे बनती है उसकी रिएक्शंस भी आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो ये भी ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी, रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सॉल्यूशन के अंदर, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। dp बाई dt इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी होता है। डेल एस की वैल्यू हम रख देते तो डेल एच अपॉन डेल टी बन जाता है। डेल एस की वैल्यू ये होती है, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू वो पुट कर दी, डेल वी यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये वाली इंटीग्रेटेड फॉर्म है, कैसे इंटीग्रेशन किया है ये वाला स्टेप आपको आना चाहिए। उसके बाद अलग अलग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्लैसियस-क्लैपेरॉन के ऊपर, कि भाई लिक्विड से वेपर बन रहा है, वैल्यूज दी हुई मिलेगी, वेपर बना है एंथैल्पी वेपराइजेशन आ जाएगी। अगर सॉलिड से लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, सॉलिड से वेपर बना है तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगी, और ट्रांजिशन हो रहा है फेज ट्रांजिशन तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन आ जाएगी। तो इस टाइप से ना आपको सबकी वैल्यू दे के आपको क्वेश्चन करवा सकता है। इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल निकलवा सकता है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जो कि ये सारी वैल्यूज दी हुई कोई एक अननोन आपको निकालना होगा। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है क्लैसियस-क्लैपेरॉन की, और ये भी लिखने आ सकते हैं, ये जो वाटर से लिक्विड जैसे इसने पूछा है, हाउ कैन ये एक्सप्रेशन अप्लाइड फॉर वेपराइजेशन, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है कि फिजिजोप्सन और केमिजोप्सन क्या होता है, कि फिजिजोप्सन क्या होता है और केमिजोप्सन क्या होता है। फिजिजोप्सन जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन होती है, केमिजोप्सन जिसमें केमिकल इंटरेक्शन होती है। फिजिजोप्सन की सरफेस के ऊपर गैस का एडजॉर्ब होना, केमिजोप्सन में केमिकल बॉन्ड बनता है। ऐसे आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। फिजिजोप्सन टेम्परेचर से डिक्रीज होता है, केमिजोप्सन कम टेम्परेचर, क्योंकि कुछ एक वो चाहिए होती है ना एक्टिविटी एनर्जी, उसकी वजह से इंक्रीज होता है पहले, फिर डिक्रीज होता है। तो इसको अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद है कि आइसोथर्म को डिस्क्राइब करने के लिए तीन ही हैं, ये फ्रेंडलिच, लैंगमुयर और बेट। बेट को चाहे आप ना करो, पर ये दो तो आपको अच्छे से करना ही है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म और लैंगमुयर आइसोथर्म। इन दोनों को बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म की इक्वेशन क्या है, ग्राफ क्या है, उसके अजम्पशन क्या है, पोस्टुलेट वगैरह, लैंगमुयर के पोस्टुलेट क्या है और ग्राफ क्या है, ये दो चीज आपको अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिक्विड मेंशन है, तो इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों आ सकते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, ये भी आपको पता होना, यहाँ इंक्लूड नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होती है, कि एक फिल्म बन जाती है, किसकी, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड विच टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। यानी कि मतलब क्या, जो अट्रैक्शन होती है पार्टिकल की सरफेस लेयर के ऊपर, जिससे सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है, उसको सरफेस टेंशन, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ पर यूनिट लेंथ, उससे सरफेस टेंशन। इसी तरीके से विस्कोसिटी, उसको नापने के मेथड, जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर या वो करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, कि भाई सरफेस टेंशन के लिए वो स्टेगलेनोमीटर वाला, विस्कोसिटी के लिए विस्कोमीटर वाला, ये सारी पता होनी चाहिए आपको। कोई सा भी मेथड आपको एक्सप्लेन किए थे, एटलीस्ट 2 मेथड आपको आने चाहिए इनके, ठीक है।
उसके बाद है जूल थॉमसन इफेक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स का। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट को होता क्या है कि जब कोई गैस को एक्सपेंड किया जाता है हायर रीजन से लोअर रीजन पर एडियाबैटिकली आइसोएंथैल्पिकली, ठीक है, और इसको म्यूजेटी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यूजेटी होते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है रियल गैस के लिए निकालनी आ सकती है, ये वैल्यू होती है आपको। यहां से आपका इन्वर्जन टेम्परेचर भी निकलता है, जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दोगे ना, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, जहां पर म्यूजेटी जीरो हो जाए, इसको जीरो को पुट करोगे तो टी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 2a/RB, ठीक है, इसकी 2a/RB आ जाएगी आपकी, वो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा, उससे आपको क्या कूलिंग होगी या एक्सपेंशन होगा वो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और आयनाइजेशन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल से डिफरेंट कैसे है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है लूज या गेन करने की, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर से, ठीक है, ये गैसेस नहीं होती, इसमें गैसेस आ गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बाद नॉन्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन आप कैसे लिखोगे? तो नॉन्स्ट इक्वेशन के लिए आपको ये इक्वेशन डेल्टा जी आपको पता है वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म से आती है कि ये इक्वेशन ये होती है, डेल्टा जी क्या होता है माइनस NFE होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट RT ln K का ये हो ही गया, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये निकल के आई, ये नॉन्स्ट इक्वेशन है। क्यू कब लिया है? जब इक्विलिब्रियम नहीं है, जब इक्विलिब्रियम लोगे तो ई सेल जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पर K बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल, ये भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी आ सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आ सकता है ग्राफ का भी। टेम्परेचर के साथ बढ़ाओगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने रहने, ग्राफ आगे की तरफ से घटाओगे तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है। डिफरेंट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको वर्ड याद रखते हैं ना राम से, राम आर यानी रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, ए यानी कि एवरेज, फिर उसके बाद एम यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, फिर उसके बाद इनका रेशियो क्या होता है, इनको डिवाइड कर लोगे आप रेशियो निकल के आ जाएगा। ऊपर इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ अजम्पशन भी हैं, क्योंकि अजम्पशन हम ज्यादातर स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैंने उस पोर्शन को यहाँ पर मेंशन किया है कि अजम्पशन क्या मानने हैं कि गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होगी, उसमें कोई भी नो मास एंड कन्वेंशन करंट नहीं होगा, कुछ भी इस तरीके से कुछ अजम्पशन है, कोई वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जी नहीं होगी। ये अजम्पशन मान के हम मैक्सवेल कर्व को अपन ड्रॉ करते हैं, जो कि ये है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, डाटा दे देंगे। एनसीईआरटी के अंदर काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो देख लेना आप। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बताएं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसकी जो इंटरनल की वजह से जो एनर्जी होती है उसे इंटरनल एनर्जी को जो उसके साथ एसोसिएटेड। एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, एच से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, ये इक्वेशन आपको पता है। और देखो थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा दिक्कत आपको साइन कन्वेंशन की आएगी, तो मैं एक इजी सा तरीका बताता हूं आपको, कुछ भी नहीं करना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको साइन का देखना है ना, किसी का भी साइन देखना है आपको, मैं ये नहीं कह रहा थर्मोडायनेमिक्स में देखना है, किसी का भी साइन, अगर आपको कुछ चीज करनी पड़ रही है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हीट गिवन, आपने दी है ना, मान लो हीट दी है, हीट एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने, तो आपने दी होगी। अगर किसी को आपको कुछ करना पड़ रहा है ना तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको कुछ मिल रहा है, हीट रिलीज होगी, मिल रही है आपको, तो वो नेगेटिव होगी। ये दो चीज रखनी है आपको दिमाग में। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया तो आपको मिला है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपने किया होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर कुछ चीज आप करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आपको मिल रहा है तो नेगेटिव। यानी कि आप केमिस्ट्री में ना आप सराउंडिंग की तरह काम करते हो, ठीक है, उस चीज से देखना है आपको, आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी साइन कन्वेंशन के अंदर। उसके बाद है सीएसटी के ऊपर कि सीएसटी होता क्या, यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता क्या है, क्या क्या कंडीशन है, अपर सीएसटी लोअर सीएसटी और इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या चेंज आते हैं। तो सीएसटी क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड जो है बिकम कंप्लीटली मिसिबल एट ऑल प्रोपोर्शन, उसे क्या कहते हैं, मतलब दो पार्शियल मिसिबल, जो पार्शियली मिसिबल है, मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, किस टेम्परेचर पर जाके कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसे आप कहते हैं सीएसटी, ठीक है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे कम पे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं लो सीएसटी,
ज्यादा पर होते हैं उसे कहते हैं अपर सीएसटी। तो 3 टाइप के सीएसटी होते, तीनों के एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से आने, तीनों के ग्राफ भी आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद मैंने इंक्लूड किया है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, कि इम्प्योरिटी का क्या है कि इम्प्योरिटी देखो आप डालोगे, 2 फेज है ना इमिसिबल के, दोनों फेज के अंदर अगर आप डालोगे कि इम्प्योरिटी डालोगे, एक किसी एक पर्टिकुलर फेज के अंदर भी मिक्स हो सकती है, वो हो सकता है कि वो दोनों फेज के अंदर चली जाए वो जो आपने सब्सटेंस डाला है। तो इसे क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके बारे में डिस्कस किया है कि जब वो पार्शियली सोल्यूबल सिस्टम में मिसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी एक ही लिक्विड में वो है तो उसके केस के अंदर वो अपर सीएसटी को बढ़ाएगा, अगर दोनों में है तो उस केस के अंदर वो लोअर सीएसटी को रेज करेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए, 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो और भी लेके आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, इसलिए हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम सारी वीडियोस डालेंगे, 200 से 300 क्वेश्चन पर। पेपर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड को अच्छे से करना ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, फिर आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ये दो आपका परफेक्ट हो जाएगा ना, आपको मोर देन इनफ हो सकता है कि आपका हाई लेवल क्वेश्चन, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है, इन क्वेश्चंस को देखना है कि इनमें से भी क्वेश्चन, ताकि आपके रैंक में डिफरेंशिएट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एचपीएससी के मेवात कैडर वाले में से उठाए गए हैं और एचसीएस के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं एचसीएस के पेपर में से, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड एचपीएससी के लिए। धन्यवाद।